या 24 में करवा दो ना, वो रिमोट है इसको कम करवा दो 25। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। चलिए आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब एक जनरलाइज्ड बात करें तो ऑर्गेनिजम्स में आ गए हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। हेलो, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? सभी लोगों को आवाज आ रही है? चलिए, ऑर्गेनिजम्स में हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। प्लांट्स और एनिमल्स सबको मिलाकर हम इंक्लूड कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा इसमें शब्द लिखा है हमने रिप्रोडक्शन। तो चलिए डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। यह आ गया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, भाई जो भी प्रोसेस हमारे ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करेंगे वो कहलाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है? कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने ही जैसा एक और इंडिविजुअल, या मैं बोल दूं अपने ही जैसा कोई एक और ऑर्गेनिज्म, या अपने ही जैसा यंग वन यानी कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? वो प्रोसेस कहलाएगी रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन कहलाएगी। बात समझ लो मेरी? अब बात में क्या है कि डिफाइंड एज, देखिए डेफिनेशन में हमने लिखा है इट इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस। और यहाँ क्या है? सिमिलर टू इटसेल्फ भी है। सिमिलर टू इटसेल्फ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सिमिलर टू इटसेल्फ। अब ये जो नया इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा? अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करेगा, अपनी साइज को इंक्रीज करेगा यानी ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये भी वही काम करेगा जो अब तक ऑर्गेनिज्म करते आ रहे थे, यानी ये भी नया ऑर्गेनिज्म या यंग वंस या नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो प्रोसेस कहलाएगी रिप्रोडक्शन। क्लियर? रिप्रोडक्शन समझ गए मेरी बात? कि क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ अपने ही जैसा यंग वन प्रोड्यूस कर देगा, अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्या करता है? एक और ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करेगा वो खुद के जैसा होगा। हम लोग जानते हैं ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है वो ह्यूमन के जैसा होता है। अगर गाय की या काव की बात करें तो काव के जो बेबी होता है वो काव के जैसा होता है। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और वही जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिप्रोडक्शन। और जो नया यंग वन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करता है? ग्रो करता है, अपनी साइज बढ़ाता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद, मैच्योर होने का मतलब जब उसमें भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद वो भी वही काम करता है जो अब तक करता रहा था, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक? अब इसमें एक सवाल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि भाई रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका क्या कारण है? अगर हम नेचर में देखें तो भले ही कितना भी लेसर डेवलप्ड, जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म, या वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हो गए,
मैमल्स बोलते हैं या रेप्टाइल्स, एवीज, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो भाई इसका क्या कारण है, क्या इसका रीजन है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो इसका जो रीजन है वो छुपा हुआ है किसमें? लाइफ स्पैन में। इसका जो रीजन है वो किसमें छुपा हुआ है? लाइफ स्पैन में। तो समझे लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जिसमें इंक्लूड है उसके बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो ही उसका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। सिंपल सी बात, उसका लाइफ कितना होगा भाई? जब बर्थ से लेकर उसकी डेथ होगी तब तक का ही तो समय, तब तक का एक पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइफ स्पैन कहलाएगा। और लाइफ स्पैन जो है वो, एक चीज इसमें नोटिस करें आप, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन लाइफ स्पैन में हम लोग बात करते हैं नेचुरल डेथ की। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा लाइफ स्पैन। क्लियर? अब लाइफ स्पैन की कुछ खास बातें हैं क्या? पहली बात तो ये कि जो लाइफ स्पैन होता है ये हर एक स्पीशीज के लिए फिक्स होता है, हर एक स्पीशीज के लिए सर्टेन होता है। हर एक स्पीशीज का अपना लाइफ स्पैन होता है। और ये जो लाइफ स्पैन है स्पीशीज के लिए फिक्स, ये देखें एक चार्ट हमने बनाया, जैसे हमारा मे फ्लाई का देखेंगे आप, तो सबसे कम लाइफ स्पैन जो होता है वो मे फ्लाई का होता है। और मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 24 आवर्स। लाइफ स्पैन जो है वो कितना है? 24 आवर्स। उसके अलावा भी कुछ का हमने लिख रखा है, जैसे सिल्क मॉथ 2 to 3 days, माउस 3 to 5, कुछ का बहुत ज्यादा भी है, टॉर्टोइज 200 years, पीपल ट्री 2000 years। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन खास बात है कि हर एक स्पीशीज के लिए ये फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन के लिए WHO ने जो रिपोर्ट 98-95 के बीच में दी थी वो थी 60 इयर्स। आज ये वेरी कर सकता है, लेकिन उस टाइम की WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन का लाइफ स्पैन था 60 इयर्स। तो ये हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ स्पैन की बात हो गई। लाइफ स्पैन देखिए, मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज 1000 years। हमने अभी देखा कि लाइफ स्पैन कुछ दिन का हो सकता है, 2 to 3 days, या 24 hours, एक दिन, ठीक है, या कुछ हजार साल, फ्यू 1000 years, जैसे कि 2000 years पीपल ट्री का हमने देखा। तो वेरी करता है, कितना वेरी करता है कि भाई ये जो लाइफ स्पैन है, ये लाइफ स्पैन कुछ दिन से लेकर कुछ हजार साल, 1000 years तक का हो सकता है। पहली बात। दूसरी खास बात लाइफ स्पैन के बारे में यह है कि लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके साइज के साथ रिलेट नहीं करता है। कॉम्प्लेक्सिटी और उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझो, मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब तुम लोग जानते हो कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा डेवलप्ड है, यही तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेस डेवलप्ड यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो जैसे हमारे बैक्टीरिया या हमारे
बीजीए, ये है प्रोकैरियोट्स, लेसर डेवलप्ड। या यूकैरियोट्स की हम बात करें तो प्रोटिस्टा में आ गए अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, या हमारे एल्गी, कुछ एल्गी जो प्रोटिस्टा में इंक्लूड हैं, स्लाइम मोल्ड्स। उसके बाद आगे चले तो फंजाई, ये भी लेस डेवलप्ड है। फिर वेल डेवलप्ड में चले तो प्लांटी, एनिमेलिया। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स या वेल डेवलप्ड होता गया तो उसका लाइफ स्पैन बदल जाएगा, नहीं। भले ही वो कितना भी वेल डेवलप्ड हो जाए, उसका लाइफ स्पैन चेंज नहीं होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी खास बात, लाइफ स्पैन ऑर्गेनिजम्स की साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। साइज पर डिपेंड नहीं करता, कैसे नहीं करता भाई? एग्जाम्पल है हमारा कौवा और तोता, क्रो एंड पैरेट। क्रो एंड पैरेट को आप सभी लोग जानते हैं। कौवा और तोता जो हैं, दोनों की साइज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्रो और पैरेट की साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है लगभग 45 ईयर्स, सॉरी 15 ईयर्स। क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो है लगभग 15 ईयर्स, जबकि हमारा जो पैरेट है, तोता है, पैरेट का लाइफ स्पैन जो है वो है 140 ईयर्स, 140 साल का लाइफ स्पैन। तो देखो, क्रो और पैरेट दोनों का साइज सेम, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। तो उसी बात को प्रूव करता है कि लाइफ स्पैन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट नहीं करता है, उसके साइज से रिलेट नहीं करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल आप प्लांट्स में भी देख सकते हो। एक है हमारा मैंगो का ट्री और एक है पीपल का ट्री। मैंगो का ट्री और पीपल का ट्री जो है, उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंगो और पीपल के ट्री का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में डिफरेंस होता है। मैंगो का जो लाइफ स्पैन है वो पीपल ट्री से बहुत कम होता है, ठीक है। मैंगो का बहुत कम होता है, पीपल का बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? अब लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का सर्टेन है, हर एक स्पीशीज का फिक्स है। और जब हर एक स्पीशीज का और लाइफ स्पैन फिक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई जिसका भी बर्थ हुआ है, हर एक इंडिविजुअल की क्या होगी? डेथ होगी। हर एक इंडिविजुअल की क्या होनी तय है? डेथ होनी तय है। हर एक इंडिविजुअल की डेथ होनी निश्चित है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी सर्टेन है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, इसका मतलब वो इमॉर्टल नहीं है, उसका मरना तो निश्चित है ना। डेथ होनी निश्चित है तो वो इमॉर्टल नहीं बोल सकते। केवल किसको छोड़कर? सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनको हम इमॉर्टल मान सकते हैं, उनको हम इमॉर्टल मानते हैं। कैसे मानते हैं ये भी समझ लें आप, कि भाई हमारे सिंगल सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक ही सेल से बने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये जब डिवाइड होते हैं, तो जैसे अमीबा है, जब रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या करेगा कि जब डिवाइड होगा और डिवाइड होकर बना देगा दो नए इंडिविजुअल, दो नई सेल्स या दो नए अमीबा बना देगा, और पीछे कोई पेरेंट सेल रिमेन नहीं रह जाएगी। पीछे कोई पेरेंट सेल रिमेन
नहीं रह जाएगी। अगर पीछे पेरेंट सेल बची ही नहीं, अगर पीछे कोई पेरेंट सेल बची ही नहीं, तो डेथ किसकी होगी? समझो बात को। अगर कोई पीछे पेरेंट सेल ही नहीं बची, तो डेथ किसकी होगी? यानी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या मान सकते हैं? सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हम इमॉर्टल मान सकते हैं। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही। आप बोल रहे हैं नेचुरल डेथ नहीं होगी पेरेंट सेल की, तो पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, इसलिए यहां पर कोई डेथ जैसी चीज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अब मैंने बात शुरू की थी लाइफ स्पैन की, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, और मैंने बोला था कि क्यों हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका जवाब आपको मिलेगा लाइफ स्पैन में। तो देखो, जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होनी निश्चित है। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी निश्चित है, और अगर डेथ होनी निश्चित है और रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ना करे, तो कोई भी स्पीशीज जो है वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर केवल डेथ होती रहे, रिप्रोडक्शन परफॉर्म ना करे, तो कोई भी स्पीशीज थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए क्या परफॉर्म कर रहा है? रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मिल गया आंसर। रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि उसकी डेथ होनी निश्चित है, और डेथ होगी तो फिर उसका स्पीशीज की मेंटेनेंस के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी हो। तो ये हुई बात लाइफ स्पैन में। चलिए, अब आ गए हम बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो कुछ बेसिक फीचर्स शो करेगा। यानी जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें ये बेसिक फीचर्स जो हैं वो जरूर होंगे, कुछ चीजें इसमें जरूर होंगी। पहला आ गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना? पहला आ गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वैसे तो हम आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो थोड़ा सा समझे, रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाएगा। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? ये देखो, रेप्लिकेशन जो है इसका मतलब है भाई हमारा डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाएगा। और किसी भी सेल में, ऑर्गेनिज्म में, अब डीएनए का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? जितना उस ऑर्गेनिज्म में होता है उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं समझ रहे तुम अंशित कुमार? क्या नहीं समझ रहे? देखो, बेसिक फीचर्स का मतलब है रिप्रोडक्शन में कुछ चीजें जरूर होंगी। कुछ चीजें जरूर होंगी, उसमें सबसे पहली चीज है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने से क्या होगा कि जितना डीएनए किसी सेल में है वो अब डबल हो जाएगा। जितना भी डीएनए का अमाउंट किसी सेल में है वो अब डबल हो जाएगा। एक काम हुआ, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म को भी तो डीएनए प्रोवाइड करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? अब डीएनए डबल हो गया, और अब क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा यानी सेल डिवाइड होगी। सेल डिवीजन में केवल माइटोसिस हो सकता है। माइटोसिस आप लोग जानते ही हैं, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकता है।
सेल डिवीजन होगा बेसिक फीचर्स में, तो या तो केवल माइटोसिस होगा या माइटोसिस मियोसिस दोनों होंगे, दो बातें होंगी। ठीक है। तीसरी बात अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो वो बनाएगा रिप्रोडक्शन बॉडीज एंड रिप्रोडक्शन यूनिट्स। रिप्रोडक्शन बॉडीज या रिप्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग टाइप के हम लोग उसके लिए टर्म्स यूज करेंगे आगे। स्पोर्स बोल सकते हैं उनको हम गैमेट्स बोल सकते हैं, उनको हम बर्ड बोल सकते हैं। तो ये सब जो भी होंगी ये होंगी रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो तीन काम हो गए। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बन गई। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनने के बाद अब यही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स डेवलप होंगी और नई ऑफस्प्रिंग बनाएंगी। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? तो ये चार तरह की चीजें हमने देखी यहां पर कि भाई बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें चार चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। एक, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दूसरा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन केवल माइटोसिस हो सकता है। आगे अभी हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, या माइटोटिक और मियोटिक, माइटोसिस भी हो और मियोसिस भी हो, दोनों हो, तो वो कहलाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगी रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। गैमेट्स हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है, बर्ड हो सकती है। इनको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। और यही रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं ये डेवलप होंगी। चौथा पॉइंट, डेवलप होकर बनाएंगी नई ऑफस्प्रिंग बनाएंगी। क्लियर? तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अरे भाई ये तो पढ़ लो, मॉलिक्यूलर बेसिस बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की कोई अभी बात हम कर चुके हैं, समझ में आ गई होगी जिसने भी पूछा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये हो गए बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स के बाद अब आ गए हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंपल सी बात कि हमारा ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप का है। कौन कौन सा है दो टाइप? एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम बोल सकते हैं नॉन गैमेटिक, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं गैमेटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं नॉन गैमेटिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं गैमेटिक, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू होता है? गैमेट्स के थ्रू होता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात। दो टाइप के हैं, एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हम लोग बात करते हैं 3 पॉइंट्स की। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? एक, यूनिपेरेंटल। यूनि का मतलब एक, पेरेंट का मतलब उसका जो पेरेंट है जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल होने का मतलब कोई एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे, यंग वंस प्रोड्यूस कर दे, तो ये कैसा हुआ? यूनिपेरेंटल। इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनि का मतलब एक और पेरेंट का मतलब ऑर्गेनिज्म जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा,
तो इसको हम बोल रहे हैं यूनिपेरेंटल। एक बात। दूसरा, विदाउट मियोटिक डिवीजन। हमारा जो सेल डिवीजन हमने बताया दो तरह का है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो भाई यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। ये देखो, विदाउट मियोटिक डिवीजन कभी भी मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस, केवल माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो बोल दिया हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट मियोटिक डिवीजन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस कभी नहीं हो। तीसरा आ गया विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बन गई है कि भाई ऐसा रिप्रोडक्शन, अच्छा, यूनिपेरेंटल होगा। ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि यूनिपेरेंटल होगा और किसके बिना होगा? बिना मियोसिस और बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां हमेशा दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, और दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसको हम बोला करेंगे फर्टिलाइजेशन। यहां वो फ्यूजन, उन गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा। एक बात याद रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। आगे हम देखेंगे कुछ में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उन गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या बनी भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? कि रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप विच इज यूनिपेरेंटल, जो कि यूनिपेरेंटल है, एंड विच अकर्स विदाउट मियोटिक डिवीजन एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जो यूनिपेरेंटल है और बिना मियोसिस और बिना गैमेट्स के फ्यूजन के होता है, क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर क्या बन गई? इसकी डेफिनेशन बन गई। दोबारा से सुन लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। द रिप्रोडक्शन is a type of reproduction which is uniparental and which occurs without meiotic division and fusion of gametes. डेफिनेशन करें। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? क्विक है, क्विक मल्टीप्लिकेशन। भाई अगर हम कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अगर हम इसको कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, फास्ट प्रोसेस है। पहली बात क्विक मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी बात कैसा प्रोसेस है? सिंपल है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वहां गैमेट्स फॉर्म होंगे, ट्रांसफर होगा, उसके बाद फ्यूजन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, वो एक सिंपल प्रोसेस है। क्या डाउट है गौरव शर्मा? और आखिरी पॉइंट, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। आखिरी पॉइंट है क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लोन्स का मतलब, भाई एक चीज आपने देखी कि यहां मियोसिस नहीं हो रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं हो रहा, और मियोसिस अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो।
मियोसिस नहीं हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो जो नई प्रोजेनी, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगे। उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, और अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो जो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो कहलाते हैं क्लोन्स। जो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्लोन्स कहलाएंगे। जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट से और आपस में जितने भी और इंडिविजुअल्स बन रहे हैं उनसे आपस में क्या शो करेंगे? सिमिलरिटीज शो करेंगे। उनसे आपस में क्या शो करेंगे? सिमिलरिटी शो करेंगे। और ऐसे जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं क्लोन्स? तो अगर ये स्टेटमेंट दिया जाए तो बिल्कुल सही है। क्लोन्स क्या है? कौन पूछ रहा है? शिव। सुनिए, क्लोन्स क्या हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जो सब जेनेटिकली सिमिलर हैं, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रहे। वेरिएशंस कहां से आते हैं? जब मियोसिस होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मियोसिस होता ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, और इसीलिए यहां जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं और वही कहलाते हैं क्लोन्स। क्लियर हो गया? शिव कुमार, क्लियर हो गया? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, फास्ट भी चलेंगे, अभी पहली क्लास है तो थोड़ा धीरे धीरे इसको समझें। ठीक है, जिसको आप समझेंगे स्लोली, आराम से। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन समझ ली कि भाई यूनिपेरेंटल है और बिना मियोसिस और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के हो रहा है, और इसकी कुछ खास बातें हमने समझ ली। क्विक मल्टीप्लिकेशन, सिंपल, और क्लोन्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब आ गया टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप का है। कौन कौन सा? एक, बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 4 टाइप का है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी का मतलब 2 और फिजन का मतलब डिवीजन। मतलब कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, फिजन मतलब डिवाइड होगा। डिवाइड होगा और डिवाइड होकर बनाएगा 2 नए इंडिविजुअल, तो वो कहलाएगा बाइनरी फिजन। देखिए डेफिनेशन में भी ये लिखा है, पेरेंट सेल। जो सेल नया इंडिविजुअल बनाती है वही तो क्या है? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अच्छा, मियोसिस तो होना ही नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मियोसिस तो होना ही नहीं है, यानी जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? माइटोसिस का होगा। माइटोसिस होगा, केवल माइटोसिस से डिवाइड होगी, और पेरेंट सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर 2 नए इंडिविजुअल बनाएगी। तो यही प्रोसेस कहलाएगी हमारी बाइनरी फिजन। अब जहां बाइनरी फिजन हो रहा है, देखें आप बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है। ये हमारा एमीबा है ना। अब ये जो एमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले ये क्या करेगा? न्यूक्लियस जो है वो अपने साइज में इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस अपने साइज को बड़ा करेगा और बड़ा होने के बाद डिवाइड होगा।
और न्यूक्लियस का डिवीजन तुम लोग जानते हो क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस के डिवाइड होने का प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ये देखो साइटोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस होने से दो सेल्स बन गई, दो डॉटर सेल्स यहाँ फॉर्म होंगी, दो डॉटर अमीबा यहाँ फॉर्म होंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी कि भाई कैसे हो रहा है। अच्छा, इसमें नहीं समझ में आ रहा, ये देख लो, डायग्राम देख लो। ये हमारा अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन हम शो कर रहे हैं। ये अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। अमीबा का न्यूक्लियस पहले एनलार्ज होगा, साइज में इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद डिवाइड होगा। ये देखें इस स्टेप में डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होना, न्यूक्लियस का डिवाइड होना कहलाएगा क्या, न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हुआ और नई दो अमीबा सेल्स बन गई। यही प्रोसेस क्या है, बाइनरी फिजन। ठीक है, सेल डिवीजन भी पढ़ा आप लोगों ने। सेल डिवीजन भी तो ऐसे ही होता है, पहले न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। यानी यहां मैं बोल दूं चाहे रिप्रोडक्शन चाहे सेल डिवीजन, बात एक ही है, बात एक ही है। यानी सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म में हमारे जितने भी बाइनरी फिजन परफॉर्म करेंगे, देखें कौन कौन परफॉर्म करता है, मैनी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जैसे कि हमारा अमीबा, पैरामीशियम। और इनमें ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक टाइप का सेल डिवीजन ही है। ठीक है, ये एक टाइप का सेल डिवीजन ही है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है बाइनरी फिजन। तो सिंपल सी बात कि भाई जब पेरेंट सेल माइटोसिस से डिवाइड होगी और नए दो इंडिविजुअल बनाएगी तो वो प्रोसेस कहलाएगा बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। और ये प्रोसेस दोबारा से देख लो, पहले न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, न्यूक्लियस एनलार्ज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस और दो डॉटर सेल्स। एक चीज यहां आप नोटिस करें कि जब डॉटर सेल्स बन गई तो पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस, पेरेंट एमीबा का कोई एग्जिस्टेंस हमको दिखाई नहीं देगा। तो वही बात जो हमने पहले की थी कि भाई सिंगल सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मान सकते हैं इममॉर्टल, क्योंकि यहां देखें पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कोई नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तो ये कि यहां पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और दूसरी बात ये कि यहां जो सेल डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस हुआ है, वो कैसा हुआ है, वो हुआ है इक्वल। सेल डिवाइड होगी, दोनों में जो साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल जो डिवाइड हुई वो कैसा है, इक्वल साइटोकाइनेसिस है। इक्वल साइटोकाइनेसिस आप यहां देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है बाइनरी फिजन। क्लियर। तो एक टाइप, ये देखिए चार टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। एक था बाइनरी फिजन, हमने बात कर ली बाइनरी फिजन की, ये डायग्राम भी देखिए। और नेक्स्ट आ गया है बडिंग। ठीक है, तो भाई जिसको भी जो दिक्कत है वो आप बता सकते हैं इसमें। अब तक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बाइनरी फिजन तक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो ये है बाइनरी फिजन, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे बडिंग। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।